हाय स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि पिछला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। और आज जो मैं बताने वाला हूँ यह भी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। और जहाँ दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो मैंने पिछले जो टॉपिक में मैंने बात किया था वह था एलएस ऑफ टेस्टिस नहीं, और अभी जो मैं बात करूँगा यह है टीएस ऑफ टेस्टिस के बारे में हम लोग देखते हुए। और मैंने जो बात किया था पिछले वीडियो में, जो अंदर में हम लोग देखे थे सेमनीफेरस ट्यूब, जहाँ पे मेल गैमेट स्पर्म का निर्माण होता था। आज हम लोग उसकी आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग देखेंगे कि आखिर सेमनीफेरस ट्यूब जो होता है वो अंदर से कैसा दिखता है। ठीक है, जब हम लोग उसे काटेंगे तब कैसा दिखेगा। फिलहाल हम लोग देखेंगे अभी सबसे पहले कि जब हम लोग टेस्टिस को नहीं मतलब ऐसे काटते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन में काटते हैं, नहीं मतलब ये मार्कर जैसे इसको ऐसे काट रहे, यानी इधर से ये वाला जो पार्ट हमें जो दिखेगा उसमें किस तरह, उसमें कैसा टेस्टिस दिखता है। तो ये जो मैंने यहाँ पे पिक्चर बना रखा है इसको मान लेते हैं अभी थोड़ा देर के लिए ऐसे हम लोग इसे घेर दें ऐसे, तो गोल हो गया। नहीं ये देखिए तो ये क्या हो गया, गोल हो गया। और इसमें जो मैंने बहुत सारा जैसे ये गोलाकार, ये गोलाकार, ये गोलाकार, ये गोलाकार जो संरचना दिखाया है, यह रियल में क्या है? यही जो कटा हुआ है यह क्या कटा? यह कटा सेमनीफेरस ट्यूब कटा। क्या कटा? जो पतली पतली जो नली नुमा संरचना जो हम लोगों ने देखा था, कहां से? तो बहुत सारे जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो बने थे टेस्टिस में, नहीं कितना था संख्या, टोटल 250 जो संख्या था। और उस 250 यानी प्रत्येक एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में जो सेमनीफेरस ट्यूब की संख्या 1 से लेकर के ज्यादा से ज्यादा 3 तक रहती थी, वही है सेमनीफेरस ट्यूब कटा हुआ दिखा है कि नहीं। तो लंबा ये कटा हुआ दिखा। अब चलते हैं हम लोग वो तो देखे उसके साइड साइड में क्या था, नहीं तो इसकी चर्चा तो हमने यहाँ पर इसको बोल्ड मतलब बड़ा पिक्चर बना रखा है, इसमें हम अच्छी तरह से उसको समझा ही देंगे। लेकिन यहाँ पर जो अगर हम लोग बात करते हैं इसके अंदर और क्या हमें दिखा, सेमनीफेरस ट्यूब के अलावा हमें क्या दिखा, तो मैंने जैसे पीछे बात किया था कि एक टेस्टिस में क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब के अंदर क्या होता है, 2 प्रकार के सेल पाए जाते थे। नहीं एक क्या होता था, स्पर्मेटोगोनियम सेल था, दूसरा क्या था, तो वहां पे सर्टोली सेल था। नहीं लेकिन यहां पर जो बीच बीच में जो ये बचा हुआ है, यह जगह में क्या था भरा हुआ, ये भी मैंने बताया था। क्या भरा हुआ था? तो लाइडिंग सेल था, जिसे हम लोग इंटरस्टिटल कनेक्टिव टिश्यू भी बोल सकते हैं या फिर लाइडिंग सेल बोल सकते हैं। ये लाइडिंग सेल जो है, ये लाइडिंग सेल मतलब बड़ी गजब नाम है ये लाइडिंग सेल। क्यों? तो ये लाइडिंग सेल जो है एक वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया। एक वैज्ञानिक थे वॉन लाइडिंग, नाम ही था उनका वॉन लाइडिंग, जिन्होंने सबसे पहले इस सेल के बारे में जानकारी प्राप्त किया था। लगभग 1908 ईस्वी में उन्होंने जानकारी प्राप्त करके और इस सेल के बारे में बताया था कि टेस्टिस के अंदर में सब बहुत सारे सेमनीफेरस ट्यूब के बीच बीच में क्या होता है, कुछ सेल पाया जाता है। जो सेल क्या करता है, सभी सेमनीफेरस ट्यूब को एक साथ जोड़ के रखने का काम करता है। जोड़ने का काम जो टिश्यू करता है उसी को तो हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू ना, नाम से स्पष्ट है, मतलब कनेक्ट करना। बहुत सारे टिश्यू को जो आपस में क्या करते हैं, मतलब जो कनेक्ट करके रखने का काम जो टिश्यू करेगा उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो इंटरस्टिटल जो कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि यह क्या करता है, सभी सेमनीफेरस ट्यूब को एक साथ क्या करता है, जोड़ के रखने का काम करता है। और साथ ही साथ इसके अंदर जो सेल है, ये जो सेल है वो क्या करता है, सेक्स ऑर्गन को भी सेक्स हार्मोन को भी स्रावित करने का काम करता है। चूंकि इस सेल के बारे में वॉन लाइडिंग साहब ने बताए थे, इसलिए उन्हीं के नाम के रिस्पेक्ट में इस सेल को क्या बोला जाता है, लाइडिंग सेल के नाम से जाना जाता है। किन्हीं को कोई दिक्कत? मैंने इसमें 4 ही बनाया, 4 ही नहीं बहुत सारे हो सकते हैं, आपको मैंने पहले ही बताया था। एक मतलब 250 क्या है, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, तो उसमें 1 से 3 तक पाया जा सकता है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना उसके अंतर्गत सेमनीफेरस ट्यूब हो गए। मैंने तो केवल बनाने के लिए 4 बना दिया है कि नहीं, लेकिन बहुत सारे इसमें होते हैं। अब चलते हैं, ये जो अंदर में जो सेमनीफेरस ट्यूब कटा, इस सेमनीफेरस ट्यूब को अब हम लोग यहां पर देखेंगे। ठीक है, वैसे मैंने टेस्टिस के बारे में पहले ही बात कर चुका है कि टेस्टिस में पिछले वीडियो में ही कि टेस्टिस क्या होता है, बाहर से 3
परत के द्वारा, सतह के द्वारा ढका हुआ होता है, और तीनों के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब यहाँ पर जो यह जो देख रहे हैं हम, जो बड़ा सा एक पिक्चर बनाया है ताकि इसमें आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, वहाँ पर थोड़ा सा खिचड़ी पका हुआ है, यहाँ पे पूरा अच्छी तरह से। तो इसमें हम लोग देखेंगे यह एक सेमिनिफेरस ट्यूब का कटा हुआ टीएस भाग है, जिसके सबसे बाहरी भाग यानी बाहर का जो भाग है, इस भाग को हम लोग, ये तो सेमिनिफेरस ट्यूब है, इसका सबसे बाहरी जो परत होता है उसको हम लोग ट्यूनिका प्रोपरी के नाम से जानते हैं। तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब का जो सबसे बाहरी परत जो होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्यूनिका प्रोपरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अंदर से। ये लंबा लंबा सा जो निकला हुआ है यह क्या है, तो यह जो लंबा लंबा सा निकला हुआ है इसी को हम लोग बोलते हैं, नाम कहीं पर लिखा नहीं, मैंने कहीं नहीं लिखा, यही लंबा लंबा जो है यही है इसका सर्टोली सेल। क्या है, सर्टोली सेल। और यह सर्टोली सेल भी वैज्ञानिक के ही नाम पर रखा गया। उस वैज्ञानिक का नाम था एनरिको सर्टोली, जो कहाँ के रहने वाले थे, इटली के रहने वाले थे, और उन्होंने इस सेल के बारे में अध्ययन करके बताया। उनके नाम के रिस्पेक्ट में इसे सर्टोली सेल के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से जर्मन के रहने वाले थे वॉन लाइडिंग, और उन्होंने इंटरस्टिटल सेल के बारे में, इंटरस्टिटल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में सबसे पहले बताया था, इसलिए उनके नाम के रिस्पेक्ट में इस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो लाइडिंग सेल के नाम से भी जानते हैं। इतना तक में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं, इसमें देख रहे हैं ये सेमिनिफेरस ट्यूब में, तो ये जो बड़ा बड़ा सा जो हमने निकला हुआ जो बना दिया है, इसमें इतना ही नहीं और भी बहुत सारे होते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल के नाम से जानते हैं। और मैंने पहले ही वीडियो में बात कर चुका है कि सर्टोली सेल का काम क्या होता है, तो जो स्पर्म का निर्माण होता है उस स्पर्म को क्या करने का काम करता है, तो वह पोषण प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को उतारिए। चलिए, आप लोग उतार लिए हैं, अच्छी बात है। अब हम लोग इसी में देखते हैं, थोड़ा सा पिक्चर आप लोगों ने देख लिया, अब हम इसके अंदर देख रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा है कि सर्टोली सेल, ठीक है, सर्टोली सेल क्या कर रहा था, स्पर्म को पोषण प्रदान करने का काम करता था। हमने पहले बात किया था कि ये जो मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब हैं, इसके अंदर जो होता है वो एक जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू से क्या होता है, अस्तरित होता है। नहीं, यानी हम लोग बोले तो पूरी तरह से अंदर से जो होता है, ये पूरा जो आवरण जो ढका हुआ होता है वो किससे होता है, तो जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू से ये क्या होता है, अस्तरित होता है। तो ये जो जर्मिनल एपिथेलियम जो सेल होते हैं इसके अंतर्गत, इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक होता है एस्पर्मेटोगोनिया सेल, मैंने यहाँ पर दिखा रखा है, एक है एस्पर्मेटोगोनिया सेल और दूसरा जो है वह है सर्टोली सेल। तो एस्पर्मेटोगोनिया क्या करेगा, स्पर्म का निर्माण करेगा, यानी एस्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया में क्या करता है, भाग लेगा। कौन, तो एस्पर्मेटोगोनिया। और दूसरा जो है सर्टोली सेल, इसके बारे में आप लोग जान ही चुके हैं कि यह क्या करेगा, उसे पोषण प्रदान करने का काम करेगा। अब हम लोग चलते हैं ये तो यहां पर देख लिया हम लोगों ने, दो प्रकार का सेल हो गया। नहीं, एक हो गया क्या होगा, एस्पर्मेटोगोनिया हो गया, जैसे यहाँ पे एस्पर्मेटोगोनिया, यानी यहाँ पर हमने ऐसे ही दिखा रखा है आप लोग को कि जैसे सबसे शुरुआत में क्या होगा, यहाँ पर जो होगा जर्मिनल एपिथेलियम जो सेल होंगे या टिश्यू होंगे, इसमें क्या होगा, एक सेल पाया जाएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। और जो बताइए, आप लोग बताइए कि जो स्पर्म का निर्माण करेगा, इसका मतलब है कि वह सेल पेरेंटल सेल होगा, नहीं, तो वह सेल हमेशा हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड होगा। हम लोगों ने पहले इन सभी चीजों का चर्चा कर चुका है। तो यह क्या होगा, डिप्लॉइड होगा, नहीं, और इसमें फिर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होगी, फिर से नए सेल बनेंगे। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा कर लेते हैं, इसको पहले बता देते हैं। तो यह हो गया एस्पर्मेटोगोनिया सेल हो गया। फिर एस्पर्मेटोगोनिया सेल में क्या होता है, डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा, तो यहां पर जो होता है मियोसिस पहले डिवीजन होता है, मियोसिस माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। यानी क्या होगा, समसूत्री विभाजन की क्रिया होती है, और समसूत्री मतलब समान, नहीं, जितना संख्या वाला क्रोमोसोम है हूबहू उसी का क्या होना, कॉपी तैयार हो जाना। तो कॉपी तैयार होता है तो क्या उसमें कोई चेंजिंग होता है, कलर चेंज हो सकता है, हम लोग फोटो स्टेट करवाते हैं, लेकिन वहां पे ये नहीं समझना है, डायरेक्ट मतलब जो हूबहू होता है वैसा ही क्या होता है, तैयार हो जाता है। तो वो भी क्या होगा, डिप्लॉयड ही होगा। और वैसे हम लोग सेल को क्या बोलते हैं, तो प्राइमरी एस्पर्मेटोसाइट के नाम से जानते हैं, जो डिप्लॉयड होता है। तो मैंने यहां पर दिखा रखा है प्राइमरी एस्पर्मेटोसाइट, यानी यह भी क्या होगा, डिप्लॉयड होता है, और एस्पर्मेटोगोनिया भी क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। तो डिप्लॉयड बना, इसका मतलब कौन सा डिवीजन हुआ, माइटोसिस
माइटोसिस सेल डिवीजन की क्रिया यहाँ पर चला था। ठीक है, अब यहाँ पर जो देख रहे हैं हम लोग प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यानी इसको भी मैंने पिक्चर से दिखाया, यानी यहाँ पर पहले जो सेल था इसको मैंने अगर बोल दिया स्पर्मेटोगोनिया सेल है, तो यहीं पर भी जस्ट डिवीजन की क्रिया हुआ, सेल डिवीजन की क्रिया, और सेल डिवीजन की क्रिया के फलस्वरूप यहाँ पर जो सेल बन गए, ऐसे सेल को हमने क्या बोल दिया, तो यह बन गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। नहीं, अब क्या होता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में यहां पर कौन सी डिवीजन की क्रिया होगी, तो अब होगी मियोसिस सेल डिवीजन की क्रिया। नहीं, हमने पहले ही बात कर चुका था कि मनुष्य में क्या होता है, माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन की क्रिया दोनों चलती है। माइटोसिस सेल डिवीजन की क्रिया होने के कारण हमारे शरीर के अंग, मतलब शरीर का क्या होता है, विकास होता है, सभी अंग क्या होते हैं, मतलब बड़े होते हैं। हम लोग जब पैदा हुए थे छोटे थे, आज बहुत बड़े हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, हमारे शरीर के अंदर सोमैटिक सेल की संख्या बढ़ी है। तो वो कौन से सेल डिवीजन के कारण बढ़ा है, तो माइटोसिस सेल डिवीजन की क्रिया के दौरान। और जब व्यक्ति किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो वहां पर भी शुरुआत होता है मियोसिस सेल डिवीजन की क्रिया, यानी अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया, जिसके कारण किसका निर्माण होता है, तो गैमीट का निर्माण होता है। अब क्या होता है, प्राइमरी जो यहाँ पर स्पर्मेटोसाइट है, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, मियोसिस सेल डिवीजन की क्रिया होगी, यानी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की क्रिया होगी, और तब जो सेल का निर्माण होगा इसे हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जो क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। तो क्या होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण हो जाता है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, फिर मैं बताया हूं कि एक दिन हम इस टॉपिक को भी पढ़ाएंगे, मियोसिस क्या होता है, माइटोसिस, इसको अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, वैसे 11th में पढ़ना था, तो हम इस टॉपिक को लेकर एक बार आएंगे आप लोग को और समझा देंगे। नहीं, अगर नहीं मतलब दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी हम यहाँ पर कर ही रहे हैं। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है, फिर से मियोसिस सेकेंड की क्रिया होती है। हम बता दें आपको कि यहां पे एक होता है मियोसिस फर्स्ट और दूसरा होता है मियोसिस सेकेंड होता है। तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड में क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट जो होता है, तो मियोसिस फर्स्ट के दौरान एक सेल क्या होता है, यानी यह अगर डिप्लॉयड है तो यहां पर क्या हो गया, यह हैप्लॉयड सेल बन जाता है। लेकिन मियोसिस सेकेंड अगर दिख रहा है, अगर मियोसिस सेकेंड की क्रिया अगर होगी तो मियोसिस सेकेंड में क्या होता है कि मियोसिस सेकेंड में जैसे ये सेल अगर हैप्लॉयड है तो हैप्लॉयड का क्या होगा, हैप्लॉयड ही सेल बनेंगे। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो फिर से क्या होगा, इसी में जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इसमें क्या होगा, फिर से डिवीजन होगा, कौन सा, तो मियोसिस सेकेंड सेल डिवीजन की क्रिया होती है। और मियोसिस सेकेंड सेल डिवीजन की क्रिया के फलस्वरूप जो होता है स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, स्पर्मेटिड्स का निर्माण होगा। और यह भी जो सेल होंगे वह कैसे होंगे, तो हैप्लॉइड सेल होंगे। फिर क्या होता है, स्पर्मेटिड्स के बाद किसका निर्माण होता है, तो स्पर्म का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, स्पर्म का, और स्पर्म भी क्या होंगे, हैप्लॉइड का, हैप्लॉइड ही होगा। तो इस प्रकार से क्या होता है सेल डिवीजन में, इसके मतलब जो यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस की जो क्रिया होती है ना, कैसे कैसे सेल, मतलब वैसे तो हमने नॉर्मली बता ही दिया कि क्या है, इसके अंदर जो होता है स्पर्मेटोगोनिया सेल है। स्पर्मेटोगोनिया सेल कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। जब इसमें सबसे पहले क्या होता है, मियोसिस सेल डिवीजन की, सॉरी माइटोसिस सेल डिवीजन। अब पूछेगा सर माइटोसिस सेल डिवीजन की क्रिया क्यों होगी, तो एक अगर स्पर्मेटोगोनिया सेल होगा, एक अगर स्पर्मेटोगोनियम सेल है, तो एक स्पर्मेटोगोनियम सेल से कितने स्पर्म का निर्माण होगा, नहीं कितने स्पर्म का निर्माण होगा, तो बहुत होंगे। तो एक स्पर्मेटोगोनियम सेल सबसे पहले कितने भाग में बटेंगे, 2 भाग में बटेंगे। कैसे बटेंगे, जब मियोसिस सेल डिवीजन की क्रिया होगी तो एक स्पर्मेटोगोनियम सेल से 2 सेल बनेंगे, फिर 2 डिवाइड होकर के 4 बनेंगे, नहीं तो 4 ही सेल बनेंगे ना। क्या एक व्यक्ति के शरीर में 4 ही स्पर्म होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो बहुत सारे कैसे बनेंगे, जब बहुत सारे, उसमें क्या होगा, डिवीजन की क्रिया होगा। इसलिए सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया सेल पहले क्या करता है, माइटोसिस सेल डिवीजन की क्रिया करके अपनी संख्या को क्या करता है, बढ़ा लेता है, बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है। फिर जब बहुत ज्यादा संख्या बढ़ जाता है, फिर उसमें क्या होते हैं, मियोसिस सेल डिवीजन की क्रिया होता है। नहीं, यानी एक क्या होता है, एक सेल से बहुत सारे क्या होते हैं, गैमिट्स का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से मतलब गैमिट मतलब स्पर्म का निर्माण क्या होता है, ह्यूमन में चलता रहता है। किसके अंदर, तो टेस्टिस के अंदर, कहाँ, सेमनीफेरस ट्यूब में। आप लोग को समझ में आएगा, मैं आशा करता हूँ। फिर से अगले दिन हम नेक्स्ट टॉपिक यानी
जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा उसे मैं लेकर आऊँगा। तब तक के लिए इतना ही। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जो लोग नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें। इससे क्या होता है, हम लोग को थोड़ी सी आत्मशक्ति मिलती है कि मैं और आप लोग के लिए नए नए वीडियो को लेकर आता रहूं। धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहें, समझते रहें और आगे बढ़ते रहें।